हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो जब पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली मैम पढ़ रहे हैं तभी तो हम यहाँ आए हैं, अभी पढ़ने बैठे हैं तभी तो हमने पढ़ाई वाला चैनल खोला है। तो बहुत अच्छी बात है और इसी बात पे आप सबका वेलकम है फिर से आपके अपने चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं। और इसी पर्पस के लिए मैं प्रियंका झा आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर यहाँ पर हूँ, आपको बायो पढ़ाने के लिए, जिसमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे बचे हैं तो जल्दी जल्दी से हमने वो भी फिनिश करना है। पर डोंट वरी, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम कुछ मिस नहीं करने वाले, क्योंकि हम हर चीज़ डिटेल में कवर करेंगे। ऑब्वियसली क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाने हैं, है ना। तो जब नंबरों की बात हो रही है तो आप सब ने चीज़ें देख ली होंगी कि कैसे क्या क्या प्रोसीड होता है, और इसी चीज़ को हमने और आगे प्रोसीड करना है। और आपको पता लग गया होगा कि हमारा चैप्टर कौन सा है। तो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका सेशन 1 ऑलरेडी डल चुका है, तो प्लीज आप वो चीज देख लीजिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग पता होगा तभी तो ऊपर की बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। तो आज बेटा हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो बिल्डिंग है वो बनाना है और हमने आगे बढ़ना है। और अगर आपको याद हो, आपने पिछला वाला सेशन देखा है तो आपको पता होगा हमने किस पॉइंट पे आके सेशन एंड किया था। हमने सेशन एंड किया था बेटा इस बात पे कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ कितने टाइप होने से मतलब नहीं है, वो सारे टाइप पता भी हमें होने चाहिए। तो आज हमने वही चीज करनी है। हमारे पास मेजरली 5 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं बेटा, राइट। तो यहां पे हमने आगे आगे बढ़ना है। उससे पहले मुझे एक छोटी सी गड़बड़ दिख रही है, लेट्स जस्ट करेक्ट दैट। ये होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इट इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे अपने पास है फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। एक एक करके हम सबको डिटेल में जानेंगे और स्टार्ट करेंगे आज अपने फिजन के साथ। तो जब हम फिजन की बात कर रहे हैं, हमने पिछले सेशन में बेटा ये देखा था कि फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है। फिजन का मतलब होता है टूट जाना। तो जब डिवाइड हो रहा है तो कौन डिवाइड होगा। बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, तो वही तो डिवाइड होगा मैम। इतना हमारे पास जनरल सेंस है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी अगर है तो। और अगर आपने ये चीज सोच ली कि कौन डिवाइड होगा और अगर आपका आंसर पेरेंट सेल है तो आप बहुत सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि फिजन में जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है और बनाता है डॉटर सेल्स। मतलब कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक पेरेंट सेल है, अब ये पेरेंट सेल जो है ये डिवाइड होके बेटा बनाएगा अलग अलग डॉटर सेल। और क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। बट यहां जो ये फिजन है ना, ये फिजन एक्चुअल में अलग अलग टाइप्स का है। इस फिजन में भी टाइप्स हैं। इस फिजन के बेटा 2 टाइप होते हैं। अगर हम लिख दें यहाँ पे फिजन और बात करें इसके टाइप्स की, तो बेटा फिजन के 2 टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी डॉटर सेल्स जो है इससे फॉर्म हो रहे हैं। तो एक है अपने पास बाइनरी फिजन, ठीक है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है बेटा अपने पास मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिजन। अब जब तुम ये नाम देखोगे, जैसे कि हम आज तक हमेशा बायो पढ़ते आए हैं, नाम देखा मतलब समझा और डेफिनेशन बना दी। तो नाम देखेंगे ना तो आप सब लोग मैथ्स पढ़ते होंगे, है ना, सब पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी है ऑब्वियसली। तो जब बेटा हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में ना कुछ टर्म्स होते हैं, बाय, डाई, ट्राई, क्वाड, पॉली, हेक्स, सेप्ट, ये सारे टर्म सुने होंगे ना आपने। तो उन्हीं में से जरा एक टर्म याद करिए, बाय। बाय याद करिए, बाय या डाई याद आ गया। तो जब ये याद आएगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू। अगर हम कहते हैं कि हाँ जी ये डायगोनल है, डायगोनल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो 2 कॉर्नर्स को जोड़ती है।
है ना। बाय का मतलब अगर हम बोले बाइनोमियल, मतलब कि ये ऐसी चीज है जिसके अंदर दो टर्म्स है, राइट। तो सेम वे अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, यहां भी तो वर्ड बाय आ रहा है, तो बाय का मतलब क्या होता है, टू। और इसी चीज से हम मतलब बना सकते हैं कि इसमें जो हमारा पेरेंट बॉडी होने वाला है वो बेटा डिवाइड होके बनाएगा टू डॉटर सेल्स, राइट। एंड वहीं पे अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल तो हमको पता है, सिंपल सा मीनिंग है मैनी, राइट। तो इसमें जो अपना एक पेरेंट बॉडी है वो काफी सारे डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स। और अब हम इन दो टाइप को भी डिटेल में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपने बाइनरी फिजन के साथ। बाइनरी फिजन, नाम और मतलब दोनों हमको पता है, तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, ठीक है। क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा दो डॉटर सेल्स, यानी कि एक सिंगल पेरेंट टूटे और बन गए दो सेल्स। अब यही दो सेल आगे जाके फिर डिवाइड होंगे और बनाएंगे और भी सारे सेल्स। तो ऐसे करके हमारा बाइनरी फिजन जो है वो मूव करता है। तो मैम अगर ये बाइनरी फिजन है तो ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म अब क्या है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखना जरूरी है। तो बेटा जब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में अपने पास दो मेन एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो तीन भी कह सकते हैं। तो दो मैं कौन से ले रही हूं, एक ले रही हूं अमीबा, इसके अलावा आप पैरामीशियम भी ले सकते हैं, और जो दूसरा मैं ले रही हूं बेटा, मैं ले रही हूं लीशमैनिया। और ये जो लीशमैनिया है बेटा, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो काला अजर नाम का जो डिजीज है वो कॉज करता है, ठीक है। ये लीशमैनिया काला अजर कॉज करता है, एंड अमीबा हो गया। अब यहाँ पे जब ये दो ऑर्गेनिज्म है ना, इन दोनों में हो तो बाइनरी फिजन रही है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस होता है। बताओ कितना मैम डिटेल है, पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, फिर उसके टाइप्स आ गए, टाइप्स के टाइप्स आ गए, और उस टाइप्स के भी फिर से टाइप्स आ गए। कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर कोई अपने तरीके से अलग अलग चीज़ें करेगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम आराम से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसका एक टाइप है फिजन। फिजन के हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अब ये जो बाइनरी फिजन है इसके अगेन बेटा दो टाइप्स है। टाइप्स तो नहीं बोलूंगी मैं, ये कहूंगी कि ये दो तरीके से हो सकता है ना। एक तरीका है कि ये जो पेरेंट है ये हमेशा एक ही प्लेन से डिवाइड हो, मतलब एक ही तरीके से डिवाइड हो। जब वैसा होगा तो वो वाला बाइनरी फिजन बेटा कहलाता है रेगुलर बाइनरी फिजन, या फिर रेगुलर फिजन आप कह लीजिए। और अगर जो पेरेंट बॉडी है वो कहीं से भी डिवाइड हो रही है तो बेटा वो फॉर्म करती है इरेगुलर फिजन, ठीक है। तो यहां पे ये जो दो टाइप्स हैं ये किस किस में हो रही हैं, पहले एग्जांपल देख लेंगे। जो रेगुलर फिजन है बेटा ये होती है लीशमैनिया में, ठीक है। तो लीशमैनिया जो है वो दिखता कुछ ऐसा सा है, मतलब लंबी सी इसकी बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ ऐसे आईज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इसके पास ये ऐसी विप होती है, ठीक है, फिलामेंट जैसा सा होता है। अब ये देखो जो लीशमैनिया है इसका बॉडी डिजाइन थोड़ा फिक्स्ड है, मतलब कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब इस केस में अगर जो इसकी बॉडी है वो इस प्लेन से टूटी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी बॉडी जो है ये ऊपर से अलग है, नीचे से अलग है। अगर ऐसे टूटी तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनको प्रॉपरली चीजें नहीं मिलेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि लीशमैनिया थोड़ा छोटा बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा बन गया ये, यस। तो लीशमैनिया बेटा कुछ ऐसा सा है हमारे पास, ठीक है। और ये इसके पास विप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके पास न्यूक्लियस होगा ऑब्वियसली। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो लीशमैनिया है ये हमेशा एक ही प्लेन से डिवाइड होगा, मतलब कि इसकी जो डिवीजन है बेटा वो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनली स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे क्या होता है ये जो लीशमैनिया है ये
डिवाइड होगा धीरे धीरे ना, इसकी जो बॉडी है वो सेपरेट होने लगती है एंड अल्टीमेटली हमारे पास एक टाइम बाद 2 लीशमैनिया जो है बेटा वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ना इसमें जब ये चीज़ हो रही है, बाइनरी फिजन है, तो ऑब्वियसली 2 लीशमैनिया हमें देखने को मिलेंगे, है ना। बट अब ये जब होगा ना, इस टाइम पे कुछ स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होता है। वो स्टेप्स क्या होते हैं, अगर हम फिजन की ही बात कर रहे हैं तो एक जगह में सारे स्टेप्स लिख देती हूँ कि सबसे पहली चीज साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। ठीक है, कंटेंट जो है साइटोप्लाज्म का वो बढ़ता है। दूसरा चीज जो अपना न्यूक्लियस है वो बेटा डिवाइड होना शुरू करता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया उसके बाद अपना साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड फाइनली अपने पास डॉटर सेल जो है बेटा वो फॉर्म हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ जो अपना फिजन है वो प्रोसीड करता है। थोड़ा सा इसको भी अलग कर देते हैं वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये जो है बेटा ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे फिजन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मूव आगे। तो यहाँ क्या था, डॉटर सेल्स, यस। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है जो इन्वॉल्व, और इसी स्टेप से ये अपना जो लीशमैनिया है ये फॉर्म होगा। अब ये बात हो गई जी लीशमैनिया की। अब मैम इर्रेगुलर में कौन है, इर्रेगुलर में वो ऑर्गेनिज्म होगा ना जिसका खुद का शेप इर्रेगुलर है, और वो कौन है, वो है अपना अमीबा। ठीक है, वो है अमीबा। अमीबा का शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर सा, कोई शेप ही नहीं है, शेपलेस बॉडी है इसकी। जब बॉडी ही शेपलेस है तो डिवीजन, चाहे थोड़ा कलर चेंज करेंगे, डिवीजन आप कह लो कि यहां से हो रही है, यहां से हो रही है, यहां से हो रही है, या यहां से हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉडी ही इरेगुलर है। तो कहीं से भी बेटा जब बॉडी डिवाइड होती है तो ऑब्वियसली पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज होने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाएगा तो जो हमारा सेल है वो भी डिवाइड होने लगेगा एंड फाइनली हमारे पास 2 अमीबा जो है वो आ जाएंगे। दिस इज हाउ जो इरेगुलर डिवीजन है बेटा, इरेगुलर फिजन है वो प्रोसीड करता है एंड यही है 2 टाइप के बाइनरी फिजन। आई होप दैट यहाँ तक आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि बाइनरी फिजन क्या होता है और ये कैसे कैसे प्रोसीड करता है। इसमें मेनली हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं। कंटेंट ऑफ जो अपना साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ ना जो डीएनए है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का भी कंटेंट बढ़ेगा, साथ में जो डीएनए है वो भी तो ऑब्वियसली रेप्लिकेट होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन भी यहीं पर होती है। इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड अल्टीमेटली जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो बन जाएंगे। तो यहां तक हो गई जी बात अपने डिवीजन की जो कि अकर हो रही है एज अ पार्ट ऑफ फिजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे और जानेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजन के बारे में जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मैम हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें पता है कि क्योंकि मल्टीपल है तो मतलब कि यहाँ पे मैनी डॉटर सेल्स जो है वो बनने वाली हैं। तो मैनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड, many daughter cells are produced from single parent। ठीक है, from single parent। अब ऑब्वियसली मैम ये चमत्कार कहाँ हो रहा है, किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो ये चमत्कार बेटा हो रहा है प्लाज्मोडियम में। जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम इस मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन पता है यहाँ ट्विस्ट की बात क्या है, जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन तब अंडरगो करता है जब सिचुएशंस इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना। ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशंस जब होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बेटा मल्टीपल फिजन के थ्रू
रिप्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास मान लो ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, हाँ ये अपना प्लाज्मोडियम जो है वो हो गया। अब क्योंकि इसे रिप्रोड्यूस करनी है और इसके आसपास की जो कंडीशन है वो मान लो कि अनफेवरेबल है ना, कि अगर मान लो ये जो प्लाज्मोडियम है इसको बारिश के टाइम पे ये रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन कॉपीज तो बनेगी। तो ये बड़ा स्मार्ट है, ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी के अराउंड, जो इसकी बॉडी है ना, इसके अराउंड सिस्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। यहां पे होती है बेटा सिस्ट फॉर्मेशन। अब बोलोगे मैम ये सिस्ट क्या है, तो बेटा ये एक टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, ये एक टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इसकी बॉडी में होती है, जिस वजह से प्लाज्मोडियम को अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलती है। अब जब सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, अब अंदर होती है बेटा फिजन स्टार्ट, मतलब कि ये जो प्लाज्मोडियम है अब डिवाइड होगा और डिवाइड होके बहुत सारे न्यूक्लियस जो है बना देगा, ठीक है। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए तो ऑब्वियसली सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहने वाली। अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन भी तो कुछ टाइम पे आएगी ना, कुछ टाइम में फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन का ऑनसेट होता है, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो सिस्ट है, सिस्ट बेटा हो जाता है ब्रेक, एंड अल्टीमेटली जो भी न्यूक्लियस है, ऑल न्यूक्लियाई बिहेव्स एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर कोई अब एकदम से अलग हो गया और मजे से अपनी लाइफ जीता है। तो ये चीज हो रही है बेटा जब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की, और यहाँ पे भी वही पेरेंट की बॉडी तो टूट के कॉपीज बना रही है ना, और क्योंकि ब्रेक हो रही है इसीलिए वो फिजन का पार्ट है, और क्योंकि एक पेरेंट से बहुत सारे डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, यहाँ जो न्यूक्लियस है ये एक नहीं बहुत बहुत सारे होंगे। तो जब ऐसा होगा, इसी वजह से इस फिजन का नाम है मल्टीपल फिजन। तो आई होप दैट यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में इस फिजन में क्या हो रहा है ना। और अगर यहां तक समझ आ गया है तो ऑब्वियसली हमने अब थोड़ा और आगे चलना है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो लेट्स जस्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमारा जो फिजन का टॉपिक है वो खत्म होता है ना। तो यहां से चलेंगे थोड़ा सा आगे टुवर्ड्स द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब ये जो फ्रैगमेंटेशन है ना, ये बेटा है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ कुछ तो अलग है बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसमें अलग ये है कि यूजुअली जो अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, और साथ ही में ये मल्टी सेलुलर में भी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से, वो वाले जिनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, राइट, और हर एक ऑर्गन का अपना काम है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके पास सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो ऑर्गन नहीं बने हैं, राइट। तो वो भी तो मल्टीसेलुलर ही कहलाएंगे ना, जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिसके पास मल्टीपल सेल्स तो है लेकिन बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो नहीं कर सकते। तो उनके पास चॉइस कौन सी बची, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि कॉपीज तो बनानी है ना, वरना उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, स्पीशीज ही नहीं बचेंगी। तो इसीलिए कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा अंडरगो करते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें लिखना चाहिए वो ये है कि दिस इज समथिंग दैट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें हो रहा है ये हो रहा है बेटा अपने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो अपनी एक पेरेंट बॉडी है, लेट्स से हमारे पास एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ना ये एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म की है, इसीलिए हम एक जैसा ही बना रहे हैं डायग्राम। तो ये जो पेरेंट बॉडी है बेटा ये है स्पाइरोगायरा की, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, इट इज स्पाइरोगायरा। और ये क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाता है।
इसके छोटे छोटे, चलो सीधा सीधा बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्म हुआ ना, इन छोटे छोटे टुकड़ों को बेटा हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। और कुछ टाइम बाद यही फ्रैगमेंट्स जो हैं ये थोड़े बड़े होंगे। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये फ्रैगमेंटेशन जब मैच्योर, नॉट फ्रैगमेंटेशन, जब ये फ्रैगमेंट्स मैच्योर होते हैं तो ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। और ये जो इंडिविजुअल है अब क्योंकि मैच्योर हो गया है, ये खुद भी अपने फ्रैगमेंट्स करेगा और इससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो भी क्रिएट हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ जो फ्रैगमेंटेशन है बेटा वो प्रोसीड करती है। तो मैम ये तो वर्बल एक्सप्लेनेशन होगी, लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो टूट जाता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और इन स्मॉल पीसेस को बेटा हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स, राइट? ठीक है। और ये जो है मैच्योर होने के बाद हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन विच इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा अगर आप पूछेंगे कि मैम कहाँ मिलता है, तो बेटा ये वाटर में मिलता है। ठीक है, वाटर ऑर्गेनिज्म है ये, इट लिव्स इन वाटर। तो दिस इज अबाउट द फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें भी देखो पेरेंट बॉडी थी वो टूटी, लेकिन थोड़ा बहुत जो सिस्टम है ना वो सबका अलग है, इसी वजह से हमारे पास अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। ठीक, तो ये हो गई जी अपने फ्रैगमेंटेशन की बात। अब थोड़ा चलेंगे आगे और आ जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन दोबारा से जनरेट करना, रीग्रो करना, राइट? तो इसी वर्ड को ध्यान में रख के इसका डेफिनेशन हम समझने वाले हैं कि जो अपना ऑर्गेनिज्म होता है अगर वो किसी तरीके से somehow पर्पसली नहीं टूटेगा, पर्पसली कोई अपने आप को यहाँ पे नहीं काटने वाला। ठीक है, अगर कभी गलती से या किसी भी वजह से वो टूट जाए या कट जाए तो जितने भी उसके पीसेस हुए हैं हर एक पीस पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रो रखने की पावर रखता है। ये ताकत है रीजनरेशन की कि एक सिंगल पीस पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। और ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया। इसके अलावा अगर आपको और चाहिए एग्जांपल्स तो बेटा है अपने पास लिवर फ्लूक। ठीक है, लिवर फ्लूक। तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं जो आपको कॉमनली नहीं पता है ना, ये ऑर्गेनिज्म तो कभी देखे भी नहीं होंगे, पर लिवर देखा है अपना, लिवर देखा है। लिवर जो है बेटा अगर आपके पास 25% हिस्सा है लिवर का तो वो 25% हिस्सा पूरा का पूरा लिवर जो है वो ग्रो कर सकता है। यस, इतनी पावर है लिवर में। इसके अलावा लिजर्ड का पता है आपको, मधुमक्खी नहीं, छिपकली जो होती है, जो लिजर्ड है ये बेटा अपना टेल यानी कि पूंछ एंड जो इसके हाथ पैर है, मतलब कि जो इसके लिम्स हैं उसको रीग्रो करने की पावर रखती है। पूंछ काट दो कुछ टाइम बाद वो वापस से उसे रीजनरेट कर सकती है। इसके अलावा स्टारफिश सुना होगा, है ना? स्टारफिश जो मछली तारे की तरह दिखती है, तो अगर तुमने स्टारफिश का एक भी जो उसका पाव वाला एरिया है वो कट किया या टूट गया तो वो बेटा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो ये जी बात हो गई अपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो रीजनरेशन शो कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर आपने काटा तो इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये तो हाइड्रा की पिक्चर है, दिस इज एक्चुअली हाइड्रा। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया भी हम देखेंगे क्योंकि आपकी बुक में भी प्लेनेरिया है एंड प्लेनेरिया इज समथिंग जो आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखो प्लेनेरिया कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, अब इस प्लेनेरिया के बेटा हमने कर देने हैं हिस्से, मतलब कि एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, इस प्लेनेरिया के 3 हिस्से हो गए, है ना? एक ये वाला हिस्सा है हेड वाला पोर्शन, एक इसका मिडिल पोर्शन है और एक इसका नीचे वाला पोर्शन। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो हेड वाला पोर्शन है, राइट, ये जो हेड वाला पोर्शन है बेटा इससे पूरा का पूरा प्लेनेरिया नीचे ग्रो हो जाएगा। इस मिडिल वाले पोर्शन में, इस मिडिल वाले पोर्शन में ऊपर जो है हमारा सर और नीचे टेल वाला पोर्शन ग्रो हो जाएगा। एंड लास्टली ये जो टेल है, इस टेल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा
जो प्लेनेरिया है वो भी ग्रो हो जाएगा एंड अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद हमारे पास 3 न्यू प्लेनेरिया जो हैं वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में बेटा ड्राइंग करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, 4 स्टेप्स में दिखाएंगे कि 3 टुकड़े हुए हैं, टुकड़ों में से जो मेन टुकड़ा है उसको पूरा लाइन करिए, बाकी को डॉटेड वाले डायग्राम से करिए एंड अल्टीमेटली पूरा ऑर्गेनिज्म आप शो करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ प्लेनेरिया। थोड़ा छोटा कर देते हैं, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बड़ा ये दिख रहा है। यस, तो ये प्लेनेरिया की जी डायग्राम हो गई जो आप बनाएंगे एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये जी बात हो गई अपने रीजनरेशन की। और इसी के साथ एक और सवाल है, वो सवाल ये है, सवाल तो क्या ही है, सवाल आपका होगा, जवाब मैं दे रही हूँ। जवाब ये है बेटा, जवाब से पहले मैम सवाल तो बता दो। सवाल है कि जो ये रीजनरेशन है, ये रीजनरेशन आपको पता है ये ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। मतलब कि आप इसके साथ ये लिखेंगे दैट दिस इज नॉट अ ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये कोई ट्रू मोड नहीं है। इसमें क्या होता है, क्यों नहीं है, ये भी सवाल है ना। तो सवाल का जवाब ये है बेटा कि क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्पसली कभी कटने का वेट नहीं करेगा। ठीक है, जो अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे हैं उसमें ऑर्गेनिज्म खुद ही डिवाइड होके बना रहा है, राइट। बट रीजनरेशन तो एक एबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा पावर है एक ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने पार्ट्स को रीग्रो कर सकता है, राइट। तो क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है अपने कटे हुए पार्ट्स को रीग्रो करने की या उन पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की, तो ये कोई ऑर्गेनिज्म पर्पसली नहीं करेगा, राइट। अगर सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट हैपेंस तभी ये चीज होगी। दैट इज वाई ये ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए हाइड्रा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बाकी तरीके के जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली फॉलो करते हैं। अगर तो हाइड्रा कट गया तब वो रीजनरेट कर सकता है, लेकिन अगर बोलें कि ये पर्पसली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा तो ये नेक्स्ट मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बडिंग, राइट। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है, देखो ये हाइड्रा की ही डायग्राम है, इस पेरेंट बॉडी से बेटा एक स्मॉल सी आउटग्रोथ बाहर निकलती है और इस आउटग्रोथ को हम बड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं जो कि थोड़े टाइम में ग्रो करना स्टार्ट करेगी और ग्रो होते होते वंस ये जो है ये मैच्योर हो जाएगा बेटा। मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच का मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है, तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये अब एक न्यू इंडिविजुअल बन गया है। तो जब ये मैच्योर है तो इससे वापस से न्यू बर्ड्स निकलेंगे और वो भी ऐसे ही और ज़्यादा हाइड्रास बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पर्पसली अपनी बॉडी पे आउटग्रोथ बना के ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो वो इसका ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसे हम कहते हैं बडिंग। इस हाइड्रा के अलावा बडिंग जो है ईस्ट भी शो करता है, राइट। तो अगर हम ईस्ट की डायग्राम देखें थोड़ा सा, तो ईस्ट कैसा होता है, ऐसा सा होता है। ठीक है, अब ईस्ट की बॉडी पे ना छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है और ईस्ट की बॉडी पे एक साथ बहुत सारे आउटग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं कि ये रहा मेन, इसके ऊपर बेटा इसमें बहुत सारे आ जाएंगे और अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो है ये अलग हो जाएंगे और जब डिटैच हो गए तो डिटैच होने के बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। तो क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरेंट बॉडी पे बड तो आ रहा है बट वो बड खुद अलग हो जा रहा है और उसकी वजह से पेरेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो इसमें एक चीज जो हम ध्यान रख सकते हैं, जो अच्छी चीज है, वो ये है कि इस केस में जो बेटा पेरेंट की आइडेंटिटी है, पेरेंट की आइडेंटिटी है वो लॉस्ट नहीं होती, पेरेंट कभी गायब नहीं होता, पेरेंट वैसे ही है। पेरेंट्स आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, पेरेंट की आइडेंटिटी कभी लॉस्ट नहीं होती। वहीं अगर हम अमीबा की बात करें तो पेरेंट कभी मरता नहीं है क्योंकि वो पेरेंट ही तो डिवाइड हो के डॉटर सेल्स बना रहा है। लेकिन पेरेंट जो है जब वो डिवाइड हो गया तो ऑब्वियसली वो 2 डॉटर सेल्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक पेरेंट है दूसरा डॉटर है, दोनों ही डॉटर्स हैं। ठीक है, तो पेरेंट की आइडेंटिटी एक टाइम के बाद
लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ वर्ड सेम होते हैं फिर फंबल हो जाता है, राइट, डू नॉट माइंड दैट। सो या पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी उन केसेस में, यहाँ पे वो नहीं हो रहा। एंड दिस वाज अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड जिसे हम बडिंग कह रहे हैं, जिसमें एक बड जो है वो फॉर्म होता है जो कुछ टाइम बाद एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, और ये जो इंडिविजुअल है मैच्योरेशन के बाद पेरेंट की बॉडी से डिवाइड होगा एंड अल्टीमेटली हैप्पीली अपनी लाइफ जो है अकेले अकेले जिएगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट द बडिंग। और अब हमारे पास एक लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत नाम से ही लग रहा है कि स्पोर जो है वो फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो स्पोर्स क्या होते हैं बेटा? ये जो स्पोर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में, नॉट हमारी बॉडी में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखा जाता है राइजोपस में, जो कि एक तरीके का फंगाई है, ठीक है। फंगाई में जैसे मशरूम आते हैं ना अपना, वैसे ही। और यही जो राइजोपस है ना, ये राइजोपस पता है कहाँ देखने को मिलता है? आप में से बहुत लोगों ने कॉमनली देखा होगा, ये बेटा आपको देखने को मिलता है ब्रेड मोल्ड के रूप में। जो हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं ना, वो ब्रेड मोल्ड जो है वो यही राइजोपस है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस है, अब फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन से हैं, है ना, ये भी तो आप पूछ सकते हैं कि मैम फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन है बेटा लॉट्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, पानी का बहुत ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी वाला टाइम। इसके अलावा वार्म होना चाहिए, ठीक है, जो एरिया है वो गर्म होना चाहिए। जब ऐसा उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोपस अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि उसकी कुछ बॉडी ऐसी सी दिखेगी जिसमें नीचे ये जो है ये बेटा राइजोइड्स कहलाते हैं। जो ये आपको मेन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टोलॉन है, इसको बेटा कहते हैं हाइफे, ठीक है, इसको हाइफे कहते हैं। एंड अल्टीमेटली इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बल्ब जैसा, ये स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये जो स्पोर्स हैं जब किसी सूटेबल जगह पे लैंड करेंगे, मतलब कि तुमने जो ब्रेड है वो खुले में ऐसे ही रख दिया है, तो क्योंकि वहां मॉइस्चर भी है, वहां गर्मी भी है, तो ये वहां लैंड करेंगे और मजे से ग्रो करेंगे। खाना मिल रहा है ब्रेड के तौर पे, जगह मिली हुई है, आराम से रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करने के बाद और जो स्पोर्स हैं वो बनेंगे, वो वहां से उड़ के कहीं और जाएंगे, एंड अल्टीमेटली इनकी पूरी फैमिली बन जाएगी, पूरा ब्रेड काला हो जाएगा, और उसे हम कहते हैं ओहो ब्रेड पे फंगस लग गया, यानी कि ब्रेड मोल्ड हो गया। और वो जो ब्रेड मोल्ड है वो किसने कॉज किया? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइजोपस, ठीक है। तो ये राइजोपस बेटा स्पोर फॉर्मेशन करेगा, अमीबा अपना बाइनरी फिजन करेगा, लीशमैनिया अपना बाइनरी फिजन करेगा, ठीक है, मतलब कि फिजन एक तरीका है ना। जो भी चीज़ आज हमने पढ़ी तो हमने स्टार्ट किया था फिजन के साथ, जहाँ पे हमने अमीबा, लीशमैनिया और प्लाज्मोडियम के बारे में जाना। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा अपने रीजनरेशन के बारे में, जिसमें हमने हाइड्रा, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, इन चीज़ों के बारे में जाना। इसके अलावा हमने फ्रैगमेंटेशन के साथ डील किया, जिसमें हमने स्पाइरोगायरा के बारे में जाना, जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन बेटा हमने जाना बडिंग के बारे में, बडिंग है जो कि हाइड्रा और ईस्ट फॉलो करते हैं। एंड लास्टली हमने आज जो है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में जाना, जो कि राइजोपस शो करता है। तो ये थे बेटा 5 मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से वाले? एसेक्सुअल वाले। और एक तरीका और रहता है जो कि हम प्लांट्स के सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। एक और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मुझे पता है आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया ही नहीं, आपने तो टिश्यू कल्चर बताया ही नहीं। तो डोंट वरी बेटा जी, नेक्स्ट सेशन के लिए होल्ड ऑन करिए, क्योंकि वहां पर हम प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो 2 तरीके हैं ये भी सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप सिंपली इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर प्लस ऐप से, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सो डाउनलोड दैट। एंड 10th क्लास के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं बेटा, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो आप उन प्लेलिस्ट से सारे के सारे सेशंस देख सकते हैं और अपना जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। तो आप वो करते रहिए, तब तक हम वापस मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। चैप्टर तो यही रहेगा, इस चैप्टर के न्यू लेक्चर के साथ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। टिल देन प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।